राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 3 अजब भाइयों की गजब कहानी का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले से अपलोड है, तो पीछे की कहानी जानने के लिए आप पार्ट 1 में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। अब शांति नगर के सेनापति परमानंद बन चुके थे। उनके पास शानो शौकत की अब कमी नहीं थी, मगर अभी उनकी असली परीक्षा बाकी थी और सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। परमानंद के दिन अब अच्छे से बीत रहे थे। अब वह चैन की बंसी बजाते थे। सेनापति तो पद से हटा दिए गए थे, लेकिन एक काम सेनापति ने किया कि अपनी बेटी का विवाह इस सूरवीर परमानंद से कर दिया। इतना वीर और साहसी शायद इस धरती पर तो था नहीं। इस प्रकार उसकी ख्याति बढ़ रही थी। अच्छे दिन गुजर रहे थे, तभी मुसीबत ने दस्तक दी। यह उन दिनों की बात है जब छोटे छोटे राज्य होते थे और वे एक दूसरे राज्य पर हमला करते रहते थे। जो भी कमजोर पड़ता था उस पर हमला करके उसे अपने राज्य में मिला लेते थे और यह क्रम चलता रहता था। शांतिनगर के पड़ोसी राज्य कीर्तिनगर का राजा दुर्जन सिंह था। वह शांतिनगर के राजा स्वरूप सिंह को कमजोर राजा समझता था। बहुत दिनों से उसकी इस राज्य पर नीयत रखी हुई थी। वह जब तब मौका मिलता छुटपुट हमले करवाता रहता था शांतिनगर पर, जिससे शांतिनगर के राजा स्वरूप सिंह बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पाते थे और हमेशा उसके आतंक में जीते थे। अब उनके हाथ में जब इतना बड़ा साहसी और वीर योद्धा आ गया था, जिसने पलक झपकते ही 30 डाकुओं का सफाया कर डाला, तो उनके मन में उत्साह की लहरें हिलोरे लेने लगी। ऐसी हिलोरे जो उनको बैठने नहीं दे रही थी। सर्वथा नवीन जोश का संचार हो गया था, जिसने उनके प्राणों को विकल कर दिया। झटपट उन्होंने सभा बुला डाली। अब देरी करना ठीक नहीं था। उन्होंने मंत्री से सलाह मशविरा करके उस राज्य पर हमला करने की योजना बना डाली और अपने सेनापति परमानंद से पूछा तक भी नहीं। अरे भाई, इसमें पूछना क्या है? जब इतना बहादुर योद्धा है तो फिर डर किस बात का है? अब तो कुछ भी हो सकता है। कीर्तिनगर पर हमला बोलने के लिए सेना का घेरा डाल दिया गया। सेनापति परमानंद को महाराज ने जोश में हुंकाते हुए आदेश दिया, सेनापति जी, अपनी सेना सजाओ। कीर्तिनगर पर ऐसा हमला बोलो कि दुर्जन जीवन भर याद रखे। इतना कहकर अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, तो राजा स्वरूप सिंह ने दुर्जन की संभावित दुर्दशा की कल्पना कर करके अपने विकट अट्टहास से अपने मंत्रीगणों और सभासदों को कपा डाला। परमानंद ने जब ये बात सुनी तो उसके मन में आया कि भगवान कहीं से धरती फट जाए और उसमें यह राजा समा जाए। उस पर इतना क्रोध आ रहा था कि अगर भाभी के दिए हुए 2 लड्डू बच गए होते तो इस राजा को खिला देता, लेकिन यह सब बातें वो सोच सकता था, कर कुछ नहीं पाया। सेनापति परमानंद युद्ध के लिए जा रहे थे। राजा ने परमानंद से कहा, सेनापति जी, अपना घोड़ा चुन लीजिए। अस्तबल में सभी घोड़े खड़े थे। परमानंद ने देखा कि सारे घोड़ों में एक घोड़ा ऐसा था जो 3 टांग पर खड़ा था और अपनी एक टांग ऊपर किए हुए था। परमानंद ने वही घोड़ा चुन लिया। परमानंद ने सोचा, यह घोड़ा लंगड़ा है और यह धीरे धीरे चलेगा। जब सारी सेना आगे निकल जाएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा। सेना लड़ेगी और मैं बच जाऊंगा। उनके इस घोड़े के चयन को देखकर मंत्री ने सराहना की और कहा, राजा से कहा, देखिए महाराज, सेनापति जी कितने पारखी हैं। उन्होंने सबसे उच्च नस्ल के घोड़े को चुना है। असल में इस घोड़े की नस्ल ऐसी होती है कि यह अपने एक पैर को बराबर आराम देता रहता है, इसलिए देखने में लगता है कि यह 3 पैर पर खड़ा है। एक पैर को बराबर आराम देता रहता है, इसलिए भागने में सबसे तेज घोड़ा होता है। बेचारे परमानंद को यह बात कहाँ मालूम थी, इसलिए वह इस बात में धोखा खा गए और उन्होंने सबसे तेज भागने वाले घोड़े का चयन कर लिया था। महाराज ने गदगद होते हुए कहा, वही तो, सेनापति के बराबर योद्धा कोई है ही नहीं। सेनापति परमानंद अपने घर में युद्ध के लिए विदा लेने आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, घोड़े पर मुझे भली प्रकार से बांध दो। उनकी पत्नी आश्चर्य से बोली, ऐसा क्यों? परमानंद अपना पूरा साहस और शक्ति बटोरते हुए बोले, ऐसा इसलिए कि मैं विकट युद्ध करूंगा तो कहीं गिर न जाऊं, जान की बाजी लगाकर लड़ूं और मैदान फतेह करके लौटूं। इसलिए परमानंद की पत्नी ने उसे घोड़े से बिल्कुल जकड़कर बांध दिया। 2 तलवारें उसकी कमर में बांध दी और 2 तलवारें उन्होंने हाथ में ले ली और उसके बाद युद्ध के लिए रवाना हो गए। परमानंद का घोड़ा भी उसके लिए आश्चर्य से कम नहीं था। जिसे वे लंगड़ा समझते थे, वह हवा से बातें कर रहा था। जैसे ही घोड़ा दौड़ा, परमानंद की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई डर के मारे।
परमानंद अपने देवी देवताओं को मनाते हुए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। वह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। जो सैनिक समझ नहीं पा रहे थे, उस समय नगाड़े और रणभेरी बज रही थी। उन सब में उनकी आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे वो जोशपूर्ण स्वर में अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए नारे लगा रहे हों। परमानंद घोड़े से बंधे हुए थे। 2 तलवार उनकी कमर में बंधी थी, 2 तलवार उन्होंने हाथों में थाम रखी थी। जैसे ही घोड़ा भागा और उनकी रूह फना हो गई। बाप रे बाप, इतनी तेज चाल का घोड़ा! पहले तो वो हिम्मत बांधे रहे, फिर डर के मारे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। रणभेरी और युद्ध के नगाड़ों में सिर्फ उनकी आवाज गला फाड़ने वाली सुनाई दे रही थी। वह क्या कह रहे हैं यह कोई नहीं समझ पा रहा था। उनकी इस जोशपूर्ण सिंह गर्जना से सिपाहियों में एक अभूतपूर्व उत्साह और विश्वसनीय शक्ति बढ़ रही थी और उनका घोड़ा जिस वेग से दौड़ रहा था, उतने ही जोर से वो दहाड़ भी रहे थे और इस सब से जोर से जय घोष कर रही थी उनकी सेना और भागती चली जा रही थी। उनको देखकर उनकी सेना में भी उत्साह बढ़ रहा था। अपना हाल तो परमानंद ही जानते थे। युद्ध मैदान में जाते हुए परमानंद निरंतर कांप रहे थे। अब वे इस तूफानी घोड़े की रफ्तार से मुक्ति पाना चाहते थे, रुकना चाहते थे। अब वे चारों तरफ देख रहे थे कि कोई सहारा मिल जाए तो उसे पकड़ लूं और अपनी जान बचा लूं। दूर से उन्होंने देखा कि 2 पेड़ नजदीक आते जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले से ही योजना बना ली। उन्होंने तलवारें फेंक दी और जैसे ही घोड़ा सरपट पेड़ों के बीच से निकला, उन्होंने वह पेड़ पकड़ लिया, इस उम्मीद से कि शायद इससे घोड़ा रुक जाए। मगर वह तूफानी घोड़ा कहाँ रुकने वाला था। वह जोर लगाकर भागा तो वह दोनों पेड़ उखड़कर परमानंद के हाथों में आ गए। अब तो परमानंद की मूर्ति बहुत ही भयानक दिखाई दे रही थी। सामने कीर्तिनगर के सेनापति ने अपनी सेना को सजाया था। युद्ध के लिए जैसे ही दुमदुभी बजी, उन्होंने और अब उनके सैनिकों ने देखा कि सामने से आफत का प्रकाला बना हुआ सेनापति परमानंद 30 मारखा चला आ रहा है, जो भयानक सुर में चिल्ला रहा है और उसके सैनिकों का जोश भी चरम सीमा पर था। ऐसे अद्भुत जोशीले वीर को देखकर सेनापति के मन में दहशत बैठ गई। एक तो वह पहले ही उनकी बहादुरी के किस्से सुन चुका था और उस पर आज उसका यह रूप भी उसने देख लिया। अत्यंत भयभीत होकर उसने मन में सोचा, उफ, जो हथियार की जगह पेड़ों का इस्तेमाल करता है वह कितना बलशाली है। मैं तो इसके हाथों चींटी की मौत मारा जाऊंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं, ऐसे मेरी जान तो बच जाएगी। यहाँ से और कोई भागने का अवसर भी नहीं है। ऐसा सोचकर उसने घोड़ा घुमाया और सरपट वहां से भाग गया। उसके सैनिक जो अभी तक हतपर्व होकर सेनापति 30 मारखा को देख रहे थे, उन्होंने आज्ञा लेने के लिए सेनापति की तरफ देखा तो देखा सेनापति तो भाग रहा है। जब सेनापति को भागते देखा तो सेना ने भी अपने प्राण बचाने के लिए भागना ही उचित समझा। थोड़ी देर में ही मैदान साफ था। जीत होते देखकर परमानंद की सेना खुशी से झूम उठी। परमानंद को घोड़े से उतरना भी नहीं पड़ा। सैनिकों ने ही परमानंद को खोल खाल कर अपने कंधों पर बिठा लिया। वे खुशी से नाचने लगे और सेनापति की जयकार के नारे लगाने लगे। कीर्तिनगर के राजा दुर्जन सिंह ने स्वरूप सिंह राजा के लिए संधि का प्रस्ताव भेजा और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब कीर्तिनगर राजा स्वरूप सिंह के कब्जे में आ गया था। राजा स्वरूप सिंह के जाने कब के पाले हुए सपने आज पूरे हो गए थे। वह बहुत गदगद थे और परमानंद के ऊपर 100 जान से नौछावर कर रहे थे। कीर्तिनगर के राजा दुर्जन सिंह ने उन्हें अनुकूल संपत्ति और उपहार दिए। हाथी घोड़े बड़े बड़े थालों में भरकर हीरे जवाहरात सोने की असरफियां भेजी। विजय प्राप्त कर सेना और सेनापति परमानंद 30 मारखा का नगरवासियों ने बड़े जोश के साथ स्वागत किया। राजा स्वरूप सिंह ने उनके लिए खजाने के द्वार खोल दिए और अब वो राजा के सबसे खास बन चुके थे। इस प्रकार परमानंद के दिन भी बड़े सुख से व्यतीत होने लगे थे। इधर राजवैद सदानंद की पत्नी ने एक निठल्ले को तो भगा दिया था और सुना था कि वह अब अच्छी तरक्की कर गया है। अब उसके यहाँ पर यह ब्रह्मानंद नाम का निठल्ला रह गया था। सदानंद की पत्नी ने अब की बार उससे साफ साफ शब्दों में कह दिया, देखो भैया, तुम भी कहीं जाकर काम धंधे की तलाश करो। ऐसे पड़े पड़े ही थोड़ी ना समय कटता है, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। यह बात ब्रह्मानंद को बड़ी बुरी लगी। ब्रह्मानंद भी रोजगार की तलाश में निकल पड़े। ब्रह्मानंद ने पश्चिम दिशा का रुख किया। तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तिकड़मी और दिमागदार तो ब्रह्मानंद ही था।
पूरे दिन चलने के उपरांत उसने अपने राज्य की सीमा छोड़ी और विजयनगर की सीमा में दाखिल हुआ और वहां के राजा सोमवर्मन के दरबार में पहुंचा। राजा को प्रणाम करके ब्रह्मानंद बोला, महाराज, हमें अपने यहाँ सेवा करने का मौका दीजिए। मैं नौकरी की तलाश में आपके यहाँ आया हूँ। सोमवर्मन उसकी बातचीत करने के इस ढंग से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपने यहाँ रख लूंगा, लेकिन यह तो बताइए आप काम क्या करेंगे। ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज, आप मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए। राजा चौंके और नाराजगी भरे स्वर में कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? इतनी जिम्मेवारी वाला पद मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? ऐसे तो न जाने कितने ऐरे गहरे नत्थु खैरे आते हैं, सबको ऐसे पद थोड़ी न दिए जाते हैं। इस पर ब्रह्मानंद बोले, महाराज रख लीजिए, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। तो सोमवर्मन कहने लगे, ठीक है, पहले तुम साबित करो जो हमारा पहले वाला सलाहकार है उससे तुम योग्य हो या नहीं, तभी हम उसे हटाकर तुम्हें रखेंगे। पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सलाहकार बनाने योग्य हो या नहीं। ब्रह्मानंद बोला, बताइए महाराज, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मुझ में दिमाग की कमी नहीं है, इसलिए तो मैंने ऐसा कहा था। महाराज ने सोचा, यह अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है, अपने आप ही अपनी तारीफ कर रहा है, कहीं यह बड़बोला तो नहीं है, इसकी परीक्षा लेकर देख ली जाए कि यह क्या कर सकता है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी 3 परीक्षाएं लूंगा, अगर तुम उसमें सफल रहे तो मैं तुम्हें अपना सलाहकार बना लूंगा, और अगर तुम सफल रहे तो तुम कितना वेतन लोगे। ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज, अगर मैं परीक्षा में पास हो जाऊं तो आप मुझे अपना सलाहकार बना लें और 1000 मोहरें रोज दिया करें। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन जाओ, पहले तुम मुझे आज 100 मोहरें कमा कर दिखाओ, जगह तुम्हें हम बताते हैं। निगरानी के लिए राजा ने अपना एक नौकर भी उनके पास बिठा दिया कि बाद में इससे सारा विवरण पूछेंगे कि इसने कैसे मोहरें कमाई हैं। ब्रह्मानंद राजा की बताई हुई जगह पर जाकर बैठ गया। उसे बैठे थोड़ी देर हो गई थी। वह अपना दिमाग दौड़ा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर में उसके दिमाग में कुराफात आ गई। उसने देखा कि जहां पर वह बैठा हुआ था उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई थी जो वहां के बड़े बड़े सेठों की थी। ब्रह्मानंद उनमें से एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी देखिए, खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए राजा ने मुझे तारे गिनने के काम में लगा रखा है और इधर के तो तारे मैं गिन लिए, मगर आपकी अटारी के पीछे के तारे मैं नहीं गिन पा रहा हूँ। मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो इस नौकर से पूछ लो। ब्रह्मानंद ने अपने साथ आए नौकर की तरफ इशारा करते हुए कहा। नौकर ने भी स्वीकृति में मुंडी हिला दी। तो सेठ ने ऐसी अजीबोगरीब काम के बारे में सुनकर हैरान होते हुए कहा, मैं क्या करूं? करना क्या है कि आपको ऊपर के 2 मंजिलों की अटारियां तोड़नी पड़ेंगी, तभी छुपे हुए तारे सामने आ पाएंगे। आपके अटारियों ने उन तारों को घेर रखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सेठ परेशान हो गया। मेरी इतनी कीमती भवन की अटारियां कैसे तोड़ दी जाएंगी? मजबूरी है भाई, नहीं तो तारे नहीं गिने जा सकेंगे, ब्रह्मानंद ने जवाब दिया। सेठ ने विनती करते हुए कहा, देखिए, आप अपना कुछ भी इंतजाम कर लीजिए, कहीं दूसरी जगह जाकर बैठकर तारे गिन लीजिए और मेरी अटारी को छोड़ दीजिए। इसके एवज में मैं तुम्हें 100 मोहरें देता हूँ। ब्रह्मानंद ने मोहरें रख ली और दूसरे सेठ के पास जा पहुंचा। उससे भी यही बात कही कि तारे गिनने में बाधा हो रही है, आपकी यह मंजिल तोड़नी पड़ेगी। उस सेठ ने भी उसे 100 मोहरें दे दी। इस प्रकार ब्रह्मानंद ने 1000 मोहरों की जगह 2000 मोहरें इकट्ठा कर ली और दूसरे दिन राजा के दरबार में जा पहुंचे। राजा ने जब इसके बारे में सुना तो आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने नौकर से पूछा तो नौकर ने सारा हाल कह सुनाया। राजा बहुत प्रभावित हुआ और उनके मुंह से निकला, वास्तव में तुम दिमागदार तो हो। ब्रह्मानंद ने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरे दिन राजा ने उन्हें बुलाया और कहा, ब्रह्मानंद जाओ, तुम्हारी ड्यूटी नदी के पुल पर लगी है, तुम वहीं बैठो और 1000 मोहरें कमा कर दिखाओ। ब्रह्मानंद ने कहा, जो आज्ञा महाराज, और वह जाकर पुल पर तैनात हो गया। उसने देखा कि वहां भारी भीड़ है, माल और सामान से लदे हुए जहाज और नावों का आना जाना लगा है। ब्रह्मानंद थोड़ी देर तक सोचता रहा कि इसमें क्या किया जा सकता है, कैसे माल कमाया जा सकता है। थोड़ी देर वह ध्यान मग्न होकर बैठ गया और लहरें गिनने का अभिनय करने लगा। उसने लहरें गिनने का काम थोड़ी देर तक किया
उसके बाद वह नदी के किनारे पहुंचा और वहां से गुजर रहे एक बड़े जहाज को रोक कर कहा, रुक जाओ, मैं अभी यहाँ लहरें गिन रहा हूँ। यहाँ पर बांध बनेगा और मैं लहरें गिनकर नदी का परिमाप जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। राजा ने मुझे यह काम पर लगा रखा है और तुम्हारे जहाज के गुजरने से लहरें टूट जाती हैं। ब्रह्मानंद ने उधर के जहाज उधर और इधर के जहाज इधर रोक दिए। बहुत लंबी कतार लग गई, भीड़ लग गई थी। सब लोग दौड़ दौड़ कर परमानंद के पास आ रहे थे और विनती कर रहे थे कि इन जहाजों को निकल जाने दीजिए, हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। इस पर माल लदा हुआ है, हमसे 50 मोहरें ले लो और जहाज और नावों को निकल जाने दो। ब्रह्मानंद ने कहा, ठीक है, देखो मैं देखता हूँ। अब तो थोड़ी ही देर में ब्रह्मानंद के पास मोहरों की ढेरी लग गई थी। रात को काम खत्म करके जब ब्रह्मानंद महाराज के पास पहुंचा और उसने थैली महाराज के सामने पलट दी। महाराज मोहरों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने नौकर से पूछा तो उसने सारा विवरण बता दिया। राजा कह उठे, वाह वाह, वह सच में ही दिमाग वाला है। अब बस इसकी एक ही परीक्षा बची है, उसमें भी देख लेते हैं इसको कि यह अब आगे क्या करता है। राजा सोमवर्मन ने ब्रह्मानंद से कहा, ब्रह्मानंद, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा शेष रह गई है। ब्रह्मानंद ने प्रणाम करते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज, आप परीक्षा ले सकते हैं। दूसरे दिन महाराज ने अपना दल बल सजाया और कहा, चलो आज गंगा स्नान करने चलते हैं। ब्रह्मानंद को भी साथ ले लिया। गंगा के किनारे जाकर उन्होंने अपना डेरा लगाया। नौकर चाकर और तड़क भड़क देखकर वहां धूम मच गई। वहां का अद्भुत नजारा देखकर ब्रह्मानंद मोहित हो रहा था। प्रभात की लाली माँ गंगा की लहरों में उतर आई थी। गंगा के शुभ्र जल की लहरें बनती और टूटती थी। आज सुबह से ही वहां कोई स्नान कर रहा था, कोई आरती कर रहा था, कोई सुबह श्लोक पढ़ रहा था, कोई वंदना कर रहा था। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा। महाराज ने ब्रह्मानंद को एक मटकी देते हुए कहा, ब्रह्मानंद, जाओ 1 किलो घी की व्यवस्था करो मेरे लिए, वो भी बिना पैसे और बिना किसी संसाधन के। ब्रह्मानंद ने कहा, जो आज्ञा महाराज। ऐसा कहकर उसने मटकी ली और नजदीक के बाजार में चला गया। राजा ने नौकर को उसके साथ कर दिया था। ब्रह्मानंद एक दुकानदार के पास गया और कहा, हमारे मालिक यहाँ ठहरे हैं, 1 किलो घी चाहिए। उसने कहा, ठीक है, ले लो, पहले अपने मालिक को दिखा दूं। मटकी लेकर ब्रह्मानंद थोड़ी देर बाद वापिस आ गए और आकर दुकानदार से क्रोधित होते हुए बोले, तुम नकली घी बेचते हो? मेरे मालिक तो यह मटकी फोड़ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि यह घी दुकानदार का है, नष्ट हो जाएगा। जैसे तैसे उनको मनाकर यह मटकी वापस लेकर आया हूँ। घी वास्तव में नकली था। दुकानदार घबरा गया और बोला, ठीक है, मैं इसको वापस ले लेता हूँ, और उसने घी अपने बर्तन में पलट दिया। ब्रह्मानंद ने अपना बर्तन लिया और उसको भली भांति पोंछकर उसका घी एक बर्तन में निकाल लिया। फिर वह दूसरे दुकानदार के पास गया और वहां जाकर भी उन्होंने वही बात दोहरा दी कि हमें 1 किलो घी चाहिए और मैं अपने मालिक को दिखा कर लाऊंगा। उसके बाद उसने उस बर्तन को भी पोंछकर घी को उस बर्तन में निकाल लिया। इस प्रकार ब्रह्मानंद एक दुकान से दूसरी दुकान, एक बाजार से दूसरे बाजार जाकर यह काम करते रहे। कई घंटों की मेहनत के बाद उनका बर्तन अब घी से भर चुका था और वह ले जाकर महाराज को दे दिया। महाराज ने कहा, पूरा 1 किलो है ना? तो ब्रह्मानंद ने कहा, देख लीजिए महाराज, 1 किलो से थोड़ा ज्यादा ही होगा। महाराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने नौकर से सारा हाल पूछा तो नौकर ने सारा विवरण कह सुनाया। अब तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए और वास्तव में ही उनका पुराना वाला सलाहकार इतना बुद्धिमान नहीं था। वापिस राजमहल में आकर राजा ने ब्रह्मानंद को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। धीरे धीरे ब्रह्मानंद महाराज के दाहिने हाथ बन चुके थे। अब महत्वपूर्ण सलाह मशविरा राजा उसी से लेते थे और कई महत्वपूर्ण फैसले उनके बिना अधूरे रहते थे। ब्रह्मानंद के दिन बड़े सुखपूर्वक बीत रहे थे। इस प्रकार सभी भाइयों ने अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। 3 अजब भाइयों की गजब कहानी का यहीं पर समापन होता है। तो आज की कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ और एक नई और रोचक कहानी के साथ मैं फिर आप सबके सामने हाजिर होंगी। राधे राधे।